भाई हम ये जानना चाहेंगे, आप आए अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा बताएं आपका प्रोसेस कैसा रहा, आपने कैसे स्टार्ट किया फैमिली के डिपेंडेंट वीज़ा, कैसे आपने अप्लाई किए, आपको कोई मुश्किलात हैं, किसमें क्या टेक्निकलिटी है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो स्कैनिंग भी खुद करते हैं, ठीक है, कहते हैं हमें जो वीज़ा डिसीजन की मेल भी रिसीव हो जाएगी, जब हमें वो कलेक्शन का कहेंगे तो हम तब जाके पिक कर लेंगे। तो आपकी इस बात के पीछे क्या लॉजिक है, क्या वो आपको इफ़ेक्टिवली वो जो, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोगों का डिसीजन मेड तो हो जाता है लेकिन वो उन्हें कलेक्शन की मेल नहीं आती। मौसम कैसा है वहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन कौन सी यूज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे अब जैसे ये नॉर्थ साइड है तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की जो है वो ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होती है। यहाँ पे मेट्रो भी है, फिर जो है रेल में नॉर्दर्न सर्विस भी है जो होती है, और एक फिर जो है क्रॉस कंट्री जो है ओवरऑल जो इनकी पूरी कंट्री में चलती है रेलवे, एक वो भी सारा सिलसिला है। तो ये अस्सलाम वालेकुम गाइस, हबीबी, दिस इज यूके हबीबी, डोंट गो टू दुबई, कम टू यूके। ये देखिए जी, अर्ली मॉर्निंग है, मार्च का मंथ है, हम अभी जागे हैं और आप ये मनाज़र देख सकते हैं। ये हमारी गाड़ी आ चुकी है, तो आज हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं, तो फिर आपको साथ बाकी बातें इंशाल्लाह। जी, तो हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर लिया, यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो चुके हैं। मेरे साथ एक मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त मौजूद है जो कि अपनी फैमिली के साथ आए हैं, तो साथ साथ हम जो है वो ड्राइविंग भी करेंगे और उनसे उनके व्यूज़ भी जानेंगे कि फैमिली के साथ आना कैसा रहता है, क्या मसाइल पेश आते हैं, क्या आपको उसके फ़वाइद होते हैं। तो हम उनके साथ स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका क्या हाल? वालेकुम सलाम जी, तो पहुंच गए आप भी यूके? हम भी यूके पहुंच गए। वाह जी वाह। तो दुबई जाना अच्छा लगता है या यूके? जैसे वो कहते हैं ना, हबीबी कम टू दुबई, तो आज मैंने वीडियो स्टार्ट की तो स्टार्ट में मैंने बोला नो हबीबी कम टू यूके, दिस इज़ यूके। बिल्कुल ऐसा ही है, हर जगह का अपना अपना एक स्वाद है, हर जगह का अपना अपना एक मज़ा है। दुबई के अपने कुछ फ़ायदे हैं, यूके की अपनी बातें हैं। सही। इस हिसाब से अच्छा भाई, हम ये जानना चाहेंगे, आप आए अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा बताएं आपका प्रोसेस कैसा रहा, आपने कैसे स्टार्ट किया फैमिली के डिपेंडेंट वीज़ा, कैसे आपने अप्लाई किए, आपको कोई मुश्किलात हैं, किस तरह से आपने चीज़ें मैनेज की, तो थोड़ा सा वो गाइड कर दीजिए, फिर इंशाल्लाह बाकी बातें भी। हमने फैमिली के लिए अप्लाई ही किया शुरू में ही। इरादा था कि इकट्ठा अप्लाई करेंगे, वीज़ा इकट्ठा अप्लाई करेंगे एक साथ। आपको पता है कि वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा और जो डिपेंडेंट वीज़ा होता है उसमें गैप आता है थोड़ा सा। तो स्टूडेंट वीज़ा मैंने अप्लाई किया था नवंबर में, सही, यानी कि दिसंबर में मेरा डिसीजन आ चुका था 16 दिसंबर को, और उसके बाद मैंने प्रोसेस शुरू किया था डिपेंडेंट वीज़ा। अच्छा, आपने जो है अपना नवंबर में अप्लाई किया, जब उसका वीज़ा का डिसीजन आ गया कि मतलब आपको वीज़ा ग्रांट हो गया, जी जी, तो उसके बाद अपने डिपेंडेंट्स का जी वीज़ा, उसके बाद डिपेंडेंट्स का वीज़ा सही हो किया। इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। एक फ़ायदा छोटा सा ये है कि आप जो अपनी स्टेटमेंट रन हो रही होती है उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि थोड़ा जुगाड़ू सा काम है। वैसे आप दोनों इकट्ठे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट रिमेंबर कि जब आप पाकिस्तान से आते हैं तो पाकिस्तान से स्टूडेंट वीज़ा तो प्रायोरिटी बेस पे अप्लाई हो सकता है, लेकिन डिपेंडेंट वीज़ा प्रायोरिटी पे अप्लाई नहीं है। सही सही, मतलब इवन तो अगर आप इकट्ठा अप्लाई कर भी दें तो आप दोनों का वीज़ा एक साथ इकट्ठा नहीं है। सही। और मतलब आपका कहने का ये है कि एक तो ये जो आपने प्रोसेस किया अपनी फैमिली का अलग से, तो उसमें छोटा सा तो नहीं, मैं तो कहूँगा ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि जो आपने स्टेटमेंट यूज़ की थी वही स्टेटमेंट आपने अपनी फैमिली के लिए भी यूज़ कर ली बाद में। जी बिल्कुल। और बाद में दूसरी बात जो आप पहले से ही मैच्योर होती है जी, आप यानी कि जिस दिन आपका वीज़ा है उससे नेक्स्ट डे आप उनका अप्लाई कर सकते हैं, उसका फ़ायदा ये होता है। और दूसरा ये होता है कि वो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है सही स्टेटमेंट में शेयर करने। जी जी बिल्कुल, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स का इशू होता है ई स्टेटमेंट के हवाले से है कि स्टेटमेंट, और क्योंकि भी पाउंड भी जैसे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर है तो वो मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये आपने एक बड़ी अच्छी
एडिशन की है। सेकेंडली जो आप ये कह रहे थे कि स्टूडेंट का तो प्रायोरिटी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो जी। डिपेंडेंट है उनका आप प्रायोरिटी अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, दिसंबर में आपने अपनी फैमिली का अप्लाई कर दिया, तो उनका डिसीजन कब आया, कितने दिन बाद? हमने अप्लाई किया था डिपेंडेंस का दिसंबर 27 को, ओके, यानी कि बायोमेट्रिक दिसंबर 27 को था। सही है। ऑब्वियसली उससे पहले वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस जो होता है वो ऑनलाइन होता है, तो वो आप किसी वक्त भी कर सकते हैं और संडेज़ को भी कर सकते हैं। दिसंबर 27 को जो वीज़ा अप्लाई हुआ वो हमें वीज़ा डिसीजन जो था वो आ चुका था 16 जनवरी तक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हर जगह पे होती हैं, खाली पाकिस्तान में नहीं, हर जगह पे होती हैं जो थोड़ी सी तंग करती है। मिसाल के तौर पे अब आपका वीज़ा अगर रिटर्न हो गया है फाइल होके स्टैम्प होके आपके पासपोर्ट पे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको मिल भी जाएगा। सही। उसके लिए ज़रूरी ये है कि जब भी आप पाकिस्तान में कर रहे हैं अप्लाई, पाकिस्तान में किसी भी जगह से किसी भी सेंटर से अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों ने कोई ना कोई जो BFS की सर्विस है, कोई ना कोई सर्विस, बेशक छोटी बड़ी किसी भी किस्म की कोई एक सर्विस, एडिशनल सर्विस होती है, वो ज़रूर यूज़ करें। चाहे वो उनकी असिस्टेंस हो, वीज़ा फाइलिंग असिस्टेंस हो, Scanning। या उनकी स्कैनिंग हो, या कोई दूसरा कोई छोटी मोटी सर्विस। मैंने आफ्टर आवर सर्विस यूज़ की थी, जिसकी कॉस्ट मुझे 2 वीज़ास के लिए, 2 पासपोर्ट्स के लिए 3200 पड़ी। सही। तो कोई ना कोई सर्विस आपने यूज़ करनी है, बिल्कुल मुफ्त काम नहीं रखना। मुफ्त काम जो है वो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। सही। उसको ये ना समझें कि कोई रिश्वत है, बस वो आप समझें कि VFS की कोई सर्विस यूज़ करेंगे आप किसी भी किस्म की, तो वो थोड़ी आसानी होगी। इसमें क्या टेक्निकलिटी है? मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो स्कैनिंग भी खुद करते हैं, ठीक है, कहते हैं हमें जो वीज़ा डिसीजन की मेल भी रिसीव हो जाएगी, जब हमें वो कलेक्शन का कहेंगे तो हम तब जाके पिक कर लेंगे। तो आपकी इस बात के पीछे क्या लॉजिक है? क्या वो आपको इफेक्टिवली वो जो, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोगों का डिसीजन मेड तो हो जाता है लेकिन वो उन्हें कलेक्शन की मेल नहीं आती, तो क्या इस बात पे इसका इफेक्ट होता है? क्या कहना चाहते हैं? होता है इफेक्ट। जब आप कोई कलेक्शन सर्विस, जब आप कोई VFS सर्विस यूज़ करते हैं, तो आप उनको अपना पासपोर्ट नंबर और कुछ दूसरी डिटेल्स देते हैं। सही। ये पासपोर्ट नंबर और डिटेल्स जो हैं, खासतौर पे ईमेल की और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये यूज़ की जाती हैं बाद में आपको वीज़ा कलेक्शन मेल के। अमूमन ये होता है कि वीज़ा कलेक्शन मेल किसी को नहीं आती, लोग खुद ही चले जाते हैं और बस तुक्के पे चले जाते हैं कि भाई हमें वीज़ा मिल जाएगा। ऐसे नहीं होता, आपको अपनी कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी पड़ेगी। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप सिर्फ इतना कर लें कि आप कोरियर सर्विस उनकी बाय कर लें, कि आप खुद वीज़ा कलेक्ट नहीं करने आएंगे, हम कोरियर सर्विस यूज़ करेंगे और उसके थ्रू आप हमें वीज़ा हमारा सेंड करें। सही। कोई ना कोई सर्विस यूज़ करनी चाहिए जो आपको सस्ती लगे, जो आपको मुनासिब लगे। कैश पेमेंट जो है वो 5000 से ऊपर किसी भी सर्विस की आप कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ी सर्विस है तो उसको आप ऑनलाइन पेमेंट करके यूज़ कर सकते हैं। सही हो। अच्छा, तो नेक्स्ट अब ये बताएं कि आप यहाँ पहुँच गए, ठीक है, UK में, तो कैसा फील हुआ? फर्स्ट आपका रिएक्शन क्या था? फर्स्ट इंप्रेशन तो देखें किसी भी जगह पर जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, नो डाउट। सही। किसी भी चीज़ का, किसी भी नई जगह का, किसी भी नए इंसान का फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो फॉल्स इंप्रेशन होता है। उसके अंदर इतना ज़्यादा रीड इंटू नहीं करना चाहिए, ना डीमोटिवेटेड होना चाहिए, ना अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। सही। तो जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था ऑब्वियसली वो थोड़ा ख़राब था। रीज़न ये था कि मैं फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा था और जो ट्रांजिट था मेरा दुबई एयरपोर्ट पे वो 15 आवर्स था। तो 15 आवर्स एज अ स्टूडेंट, बेशक आप किसी भी एज के स्टूडेंट को आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन फैमिली के साथ 15 आवर्स ट्रांजिट करना किसी भी एयरपोर्ट पे, दुनिया का बेहतरीन एयरपोर्ट आबाद भी है, तो उस पर काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। सही। वहाँ से हम थके हुए आए थे। दूसरा मैनचेस्टर में जब आए तो हमें पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स की बड़ी अच्छी बात है कि वहाँ पे जो एयरपोर्ट का एरिया है वो बड़ा थोड़ा सा होता है, आपको इतना ज़्यादा वॉक नहीं करना पड़ता। मैनचेस्टर एयरपोर्ट रिलेटिवली छोटा एयरपोर्ट, UK के छोटे एयरपोर्ट्स में आता है, मतलब कि सबसे बड़ा है। उसका वॉकिंग कॉरिडोर था मैनचेस्टर एयरपोर्ट का, वो इतना लंबा था कि इतने ज़्यादा साजो सामान के साथ आप उसमें वॉक करना वो थका देता था। उसके बाद जो कलेक्शन है, आपके लगेज कलेक्शन है, वो भी एक अच्छा खासा टायरिंग प्रोसेस है, इंतज़ार करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। और अनफॉर्चुनेटली आपके पास जब एयरपोर्ट पे आते हैं तो आपके पास करेंसी नोट तो होता है, लेकिन आपके पास करेंसी कॉइन नहीं।
मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे अच्छा खासा मतलब कि रश बन गया था। आपको एयरपोर्ट की लाइंस का पता है, एयरपोर्ट की लाइंस बड़ी कॉयली किस्म की होती हैं, बड़ी उसके अंदर चीज़ें होती हैं। और दूसरी बात, दुआ करें कि आपकी फ़्लाइट में गोरे ज़्यादा हों, क्योंकि जितने ज़्यादा गोरे होते हैं उतना ज़्यादा इंटरव्यू टाइम कम होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी फ़्लाइट में नॉन गोरे बहुत ज़्यादा थे। हर किसी के साथ एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू था। मैं यहाँ पे मेरे कुछ इंडियन दोस्त हैं, उनके बारे में कहना चाहूँगा कि अगर आप आ ही गए हैं इतना दूर तो कॉन्फिडेंटली झूठ तो बोलें। तो इंडियन स्टूडेंट्स को मैंने देखा है ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा झिझकते हैं, जिसकी वजह से इमिग्रेशन ऑफिसर्स उनको बहुत ज़्यादा पकड़ लेते हैं। सही। ऑन द अदर हैंड मैंने देखा है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं इस मामले में, बड़े धड़ल्ले से जवाब देते हैं। सही हो गया, सही। तो आपसे क्या इमिग्रेशन ऑफिसर ने क्वेश्चंस किए? इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझसे क्वेश्चंस किए मेरे बारे में कि आपका नाम क्या है, किस शहर से आए हैं, क्या करने आए हैं। जब उनको बताया गया कि ये मेरा प्रोग्राम है, ये मैं स्टडी करने आया हूँ, तो फिर यूनिवर्सिटी से मुतालिक कुछ एक दो क्वेश्चन थे, मेरे फाइनेंसेस के मुतालिक एक दो क्वेश्चन थे, मेरी फैमिली यानी कि जो मेरे डिपेंडेंट्स आ गए उनके बारे में 2-3 क्वेश्चन थे, और बस उसके बाद हंसी मजाक वाली बातें थी, कोई इतना सीरियस इंटरव्यू नहीं था। और अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त उनका एक सिस्टम क्रैश हो गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा समय देर हो गई। तो जो डाटा एंट्री कर रहे थे उसमें थोड़ी देर हो गई, वरना अनऑल बड़ा अच्छा सा, बड़ा नॉर्मल सा इंटरव्यू था। सही। इसमें कोई इतनी बातें नहीं पूछी जाती, बस बड़ा रिलैक्स सा माहौल होता। ठीक है। अच्छा, तो आप तार थे कि आपका पहला जो है वो पहला एक्सपीरियंस जो है वो इतना अच्छा नहीं रहा, तो फिर फर्दर ऑन आप यहाँ आए, अकोमोडेशन मिली और सारा फिर कैसा प्रोसेस आपका? अकोमोडेशन अब ये है कि आप, एक नेचुरल सी बात है कि आप पाकिस्तान में बैठ के यूके की अकोमोडेशन बुक करना, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो नियरली इम्पॉसिबल। लेकिन ज़रूरी भी है, एट द सेम टाइम ज़रूरी बहुत है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। तो एक मेक शिफ्ट सी अरेंजमेंट हुई थी जो कि शहर से निकल के थोड़ा सा बाहर एक जगह है, न्यूकासल से बाहर, बर्टली, वहाँ पे थी। अब बर्टली अनफॉर्चुनेटली एक मतलब कि बहुत ही क्वाइट सा टाउन है। कंट्री साइड आप कैसे? हाँ, जिस पे मतलब कि देयर इज नथिंग हैपनिंग देयर। ओके। तो आपने पे कहा जो भाई पहले ये 7-8 मैं दिन कैसे थे, जो हाँ है जी। वो गांव में आ गया किसी, मैं तो यूके में आया था और ये तो बिल्कुल खामोशी बन गई। वो मैं आपको एक बात हूँ, मेरे गांव से भी ज़्यादा गैर आबाद जगह थी। अच्छा। मेरा गांव फिर भी कुछ आबाद जगह है, वहाँ पे दुकानें खुली रहती हैं रात तक। तो बहुत ही गैर आबाद, बहुत ही सुनसान सी जगह थी। सही हो गया। और वो बाद में जब पता चला कि भी इस इलाके की रेपुटेशन वैसी ही अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब कि वहाँ ड्रंकननेस पाई जाती है। सुबह अपनी गलियों में तो आपको शराब बड़ी स्मेल आएगी, आपका दिल ख़राब होगा। ठीक। तो फर्दर फिर आपका क्या? बर्टली में तकरीबन 7 दिन रहा। सही। 8वें दिन हम लोगों ने 10वें दिन हम लोगों ने शिफ्ट किया न्यूकासल मेन सिटी। न्यूकासल में जब मैरिड अरेंजमेंट थी मेरी, मतलब कि जो एकोमोडेशन थी वो काफ़ी बेहतर है, बहुत अच्छी है। इनफैक्ट एक ऐसे इलाके में है जहाँ पे देसीज़ की पोर्शन ज़्यादा है, और देसी सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी से लेकर अफ्रीकन और वेस्ट इंडियंस भी वहाँ अच्छी खासी तादाद में हैं। तो वो एक किस्म का थोड़ा अपना इलाका लगता है। सही। हर चीज़ करीब है। इनफैक्ट आप यूके में अब कहीं भी चले जाएं तो कोई ना कोई बड़ा सुपर स्टोर, एस्डा, टेस्को, कॉस्को, मॉरिसन्स, इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ ज़रूर आपके करीब ही होगी। बाकी फैसिलिटीज़ भी करीब है। शहर बज़ाते खुद इतना बड़ा नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आपको बैंक्स भी अवेलेबल हैं, जॉब्स भी अवेलेबल हैं, कर सकते हैं। अब है तो मतलब कि बाय रोड अगर देखा जाए तो वॉकिंग डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ का वेदर अलाउ नहीं करता कि आप लोग बहुत ज़्यादा वॉक कर सकें। आज भी वेदर बड़ा अजीब सा है, रात को स्नो होती रही है और अभी देखिए कैसे सूरज चमक रहा है। सूरज भी चमक रहा है और ये देखिए स्नो भी है साथ में। तो बारिश यहाँ पे ऐसे लगता है कि 24 घंटे ही हो रही है। और ये न्यूकासल तो फिर चले थोड़ी सी बेहतर जगह है इस मामले में। यहाँ पे आप थोड़ी सी प्रेडिक्ट कर सकते हैं वेदर को। जो मज़ाफ़ात हैं जैसे कि सनडरलैंड हो गया, गेटसेट हो गया, इन इलाकों में आप तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि क्या होगा। रात को मैं 2:30 बजे ड्राइविंग कर रहा था, विजिबिलिटी निल थी, और मैं आई डोंट नो मैं किधर था, मैं गेट साइड में था और